पेरिस में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जनवरी में शार्ली एब्दो पर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला पेरिस पर है। आपको अलग अलग तस्वीरें वहां की दिखाते हैं जहां पर ये हमले हुए। नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन सी जगह थी जहां पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। कॉन्सर्ट हॉल में इन्होंने हमले को अंजाम दिया। उसके अलावा नेशनल स्टेडियम के बाहर 3 धमाके हुए। तो जो ये जगह है जिन्हें खासतौर पर आतंकवादियों ने इस हमले के लिए चुना, सारी वो जगह जहां वीकेंड होने की वजह से भारी संख्या में लोग मौजूद थे, चाहे वो स्टेडियम हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कॉन्सर्ट हॉल हो। हजारों की संख्या में इन जगहों पर लोग मौजूद थे और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी ये बड़ी चुनौती थी कि इन्हें कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जिस तर्ज पर आतंकवादियों ने यह हमला किया, आप कह सकते हैं कि जिस तरह का हमला मुंबई में भारत ने देखा 26/11 का हमला, जो आज तक लोगों के जहन में मौजूद है, ठीक उसी तर्ज पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। 6 जगह पर सिलसिलेवार तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और खासतौर पर नेशनल स्टेडियम में जहां ये 3 धमाके हुए, वहां जर्मनी और फ्रांस के बीच मैच चल रहा था और इस मैच को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में खुद वहां के राष्ट्रपति तक मौजूद थे। हालांकि जब यह हमला हुआ उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह आतंकवादी हमला है और इसे इस तर्ज पर इतने बड़े लेवल पर अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा यह मैच पूरा जरूर हुआ और उसके बाद वहां से राष्ट्रपति को बाहर निकाला गया। एक के बाद एक धमाके और आतंकियों की फायरिंग ने पेरिस की रात के सन्नाटे को खौफनाक अंधेरों से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि आतंकी पेरिस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के इरादे से ही आए थे। ये शुक्रवार की रात थी। वीकेंड होने की वजह से पेरिस के लोग छुट्टियों के मूड में थे। सबसे पहले धमाके की खबर एक रेस्तरां और बार से आई। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारों से लैस आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लोग इधर उधर भागने लगे। रात 9:50। थोड़ी ही देर बाद पेरिस के नेशनल स्टेडियम के बाहर बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच हो रहा था। खुद राष्ट्रपति ओलांद मैच का आनंद ले रहे थे। स्टेडियम के बाहर 2 जबरदस्त धमाके हुए थे। रात 9:57। इसी बीच एक कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले की खबर आई। आतंकियों के खूनी हमले में सबसे ज्यादा मौतें हुई बाटा क्लान के कंसर्ट हॉल में। यहां आतंकियों ने 100 लोगों को बंधक बनाया। रात 10:08। आतंकी महज दहशत फैलाने नहीं, खून खराबे की पूरी योजना के साथ आए थे। कंसर्ट हॉल में निहत्थे लोगों पर मशीन गन और AK-47 की गोलियां बरसने लगी। कंसर्ट हॉल में भगदड़ मच गई। रात 10:15। पेरिस की पुलिस हरकत में आ चुकी थी। नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति ओलांद को सुरक्षित निकाला जा चुका था। So that we can neutralize the terrorists and secure all areas that could be affected. J'ai également demandé. I also asked for reinforcements from the military. C'est une terrible épreuve. This is a terrible event that has once again come upon us. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. हमले के तुरंत बाद फ्रांस में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। फ्रांस की सभी सीमाएं सील कर दी गई। फ्रांस की सेना को अलर्ट कर दिया गया। पेरिस की मेट्रो लाइन को बंद कर दिया गया और लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। पेरिस में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ले चुका है। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकी फायरिंग करते हुए चिल्ला रहे थे कि ये सीरिया के लिए है। जिस तरह नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति की मौजूदगी के बीच धमाके किए गए,
पेरिस को खून से रंगने की साजिश रची गई। तय था कि आतंकी आईएस के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर एकजुट हो रहे थे, देशों पर जवाबी हमला करने आए थे। आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस बड़े आतंकवादी हमले के लिए फ्रांस के पेरिस को ही चुना गया। इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप लंदन से जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंजना, इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कल जब वेम्बले स्टेडियम में हमने भाषण देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेविड कैमरन, जो इस दुनिया के दो बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्होंने भी आतंकवाद पर एक कॉमन पॉलिसी और एक साथ मिलकर लड़ने के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कही, और उस वक्त शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह हमला होने वाला है। तो ऐसे में लंदन, जो खुद अपने आप में एक ग्लोबल सिटी है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां से मिल रही हैं और कैसा माहौल इस वक्त वहां है? यहाँ भी वही खौफ और दहशत है मीनाक्षी, जिसका जो आप लगभग पूरे यूरोप में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सिटी अगर लंदन है तो उसी तरह से टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है। जिस तरह का ये हमला हुआ है उसमें एक आतंकी ने फायरिंग करते वक्त ये कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, जिसको वो गोली मार रहा था, ये आपके प्रेसिडेंट की गलती है, प्रेसिडेंट ओलांदे की गलती है, क्योंकि आप लोग उन्होंने सीरिया पर जिस तरह के अटैक्स किए हैं। तो इस्लामिक स्टेट्स पर यूएस लेड टेरर अटैक्स जो हो रहे हैं, या यूएस लेड, माफ कीजिएगा, यूएस लेड एयर स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक तरह से आईएसआईएस हो, ये तमाम आतंकी संगठन हो, ये उसके खिलाफ कह रहे हैं कि हम उसका बदला ले रहे हैं। तो ये एक खतरा है जो पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त फेस कर रहा है। अगर आपको जानकारी हमारे दर्शकों को भी जरा विस्तार से पूरी तस्वीर समझाएं तो सीरिया में जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स के बाद रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, लाखों की तादाद में लोग तमाम यूरोपीय कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, चाहे वो यूरोप का जर्मनी हो, फ्रांस हो, जितने भी ये तमाम देश हैं वहां पर रेफ्यूजीज पहुंच रहे हैं सीरिया से। अब इन रेफ्यूजीज के साथ अब यूरोप के तमाम देश ये भी सोच रहे हैं क्या हमें अपनी ओपन डोर पॉलिसी को फिर से सोचने की जरूरत है, क्या जो रेफ्यूजीज हम आने दे रहे हैं खुले दरवाजों के साथ। एंजेला मर्केल जो चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने सबसे ज्यादा अपने देश को सामने रखकर कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं, जितने भी रेफ्यूजीज हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हम उनको अंदर आने देंगे। लेकिन इन रेफ्यूजीज के साथ क्या इस तरह के पोटेंशियल टेररिस्ट आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं? क्या वो आतंकी इन्हीं रेफ्यूजीज के साथ इन देशों में घुस गए हैं, या बहुत लेट हो चुका है अब सब कुछ रोकने के लिए, संभालने के लिए? क्या ओपन डोर पॉलिसी पर फिर से इन तमाम देशों को सोचने की जरूरत है? ये एक ऐसा बड़ा आतंकी खतरा है जिसका सामना न सिर्फ फ्रांस इस वक्त कर रहा है बल्कि पूरा का पूरा यूरोप कर रहा है। और ये डर, ये खौफ, ये दहशत अब सिर्फ पेरिस में नहीं है, इंग्लैंड में, लंदन में, तमाम अलग अलग देशों में, बड़े बड़े शहरों में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितने भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं यूएस की तरफ से, उनमें जितने भी देश शामिल हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ऐसे एक्सट्रीमिज्म का, ऐसे कट्टर सोच का, ऐसे आतंकी संगठनों का साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कई अहम बातें पर आपने अंजना यहाँ पर रोशनी डाली, और एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि ये तस्वीर हालांकि बाद में और साफ होगी कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, कौन लोग इनके पीछे थे, कैसे इसे प्लान किया गया। लेकिन एक खास बात यहाँ पर और कि जो मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया खास तौर पर, वो किस तरह से इन हमलों को देख रहा है और इस पर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है? जितने भी अक्रॉस चैनल्स यहाँ पर कम से कम आते हैं, मैंने हर किसी को गौर से देखा है और समझा है किस तरह की बातें एक्सपर्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं। उन सब का ये कहना है कि ये फ्रांस के लिए, यूरोप के लिए एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने बड़े क्राइसिस का सामना फ्रांस ने नहीं किया है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी फ्रांस ओलांदे ने वहां लगा दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के राष्ट्रपति, पूरा देश इस वक्त किस तरह के खतरे का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने ऐसे क्राइसिस का सामना नहीं किया है। तो उसका जिक्र यहाँ के मीडिया में है, और साथ ही जिक्र इस बात का है कि बाद में ये सवाल पूछे जाएंगे कि फ्रेंच इंटेलिजेंस के पास बहुत स्पेसिफिक इनपुट्स थी। यूरोप के इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही सशक्त माना जाता है इंटेलिजेंस के मामले में। उनके पास स्पेसिफिक इनपुट्स थी कुछ आतंकियों के बारे में, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी तरह से इसे रोकने में नाकाम रहे। बड़े ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से 6 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, और स्टेडियम के बाहर ये समझ और अंदाजा से परे है, उसी स्टेडियम में राष्ट्रपति मौजूद थे, उसके बाहर वो अंजाम देने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ बैटक्लान थिएटर, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, जो फ्रेंच सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बाद में
आतंकी घटना के बाद वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा इट वाज अ रैम्पेज, यानी एक पूरी तरह से मैसेकर की तरह लोगों को मारा था, बड़े ठंडे दिमाग से मार रहे थे ये आतंकी। इसका जिक्र यहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा है कि किस तरह से ये आतंकी जो कि सुसाइड बॉम्बर्स थे, जब इस तरह के लोग खुद को ब्लो अप करने के लिए, खुद को बॉम्ब से उड़ा देने के लिए आतुर हो जाएं और उस हद तक जुनून हो तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में है ये है, और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर कामयाबी क्यों नहीं हासिल हो पाई नाकाम करने में इन आतंकी घटनाओं को, ऐसे सवाल यहाँ के मीडिया में उठाए जा रहे हैं। बड़े सवाल ये इस पूरे हमले को लेकर। आप बने रहिए अंजना हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन इस बीच आईएसआईएस जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, आखिरकार आईएस के आतंकियों ने पेरिस को अपना निशाना क्यों बनाया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस हमले के साथ आतंकी सिर्फ फ्रांस की सरकार को चेतावनी देना चाहते थे, या फिर उनका मकसद पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना था? आतंकी हमले से जख्मी पेरिस उस खतरे की जीती जागती तस्वीर है जिससे पूरी दुनिया सहम गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और खून खराबा देखा गया। वैसे तो 10 महीने पहले भी एक कार्टून के विरोध में आतंकियों ने अखबार के एक दफ्तर पर हमला किया था। शार्ली एब्दो पब्लिकेशन हाउस में हुए इस हमले में 10 पत्रकारों सहित 12 लोगों की मौत हुई थी। मैगजीन के कवर के विवादित तस्वीर को लेकर हुए इस हमले ने पेरिस को पूरी तरह झकझोर दिया था। 10 महीने बाद आतंक के खूनी खेल की इतनी भयावह तस्वीर सामने आएगी, सुकून और शांति से जीने वाले पेरिस के लोगों ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। पेरिस पर हुए इस हमले में जो लोग बच गए, उन्होंने बताया कि हमलावर चिल्ला रहे थे कि ये तुम्हारे राष्ट्रपति की गलती है, ये सब सीरिया की वजह से है, हमने सीरिया में दखल देने से मना किया था। आईएसआईएस हमले की खुलकर जिम्मेदारी ले चुका है। अब अगर ताजा हमलों के लिए सीरिया के खिलाफ चल रही गोलबंदी पर नजर डालें तो साफ है कि हाल के दिनों में सीरिया में आईएस के खिलाफ गठबंधन की सेना में फ्रांस शामिल है। फ्रांस की तरफ से हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। जॉर्डन में तैनात फ्रांस के 6 मिराज सीरिया में आईएस के ठिकानों पर बमबारी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति अपने बड़े जंगी जहाज शार्ल द गॉल को युद्ध में झोंक दिया है। इससे पहले अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन के तहत फ्रांस सितंबर 2014 से ही इराक में आईएस के खिलाफ हमले कर रहा है। आईएस का यह हमला फ्रांस की सरकार को सीधी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि 3 धमाके उस स्टेडियम के बाहर हुए जहां राष्ट्रपति मैच देख रहे थे। यह हमला फ्रांस के साथ पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है, क्योंकि G20 सम्मेलन के ठीक पहले आतंकियों ने बदले की कार्रवाई की है। यही नहीं, पेरिस में इस साल के अंत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसलिए पेरिस में आतंक के खूनी खेल ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। तय है कि पेरिस पर हुआ हमला इस बात का सबूत है कि आतंक का खतरा किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, और इस लड़ाई में सबकी बराबर भागीदारी सबसे बड़ी जरूरत है। आज तक ब्यूरो। पेरिस में ये शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे की तरह नजर आया, क्योंकि सबसे बड़ा अब तक का हमला, आतंकी हमला पेरिस ने झेला है, और इसकी अलग अलग तस्वीरें जो लगातार हमें मिल रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये हमला हुआ और जब इस बात का अंदाजा हुआ कि इसे पूरी साजिश के तहत, पूरे प्लान के तहत अंजाम दिया गया है और सिलसिलेवार तरीके से 6 जगहों पर इस हमले को आतंकवादियों ने किया है, उसके बाद वहां किस तरह की अफरा तफरी का माहौल था। फौरन मुस्तैदी के साथ सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर उतरी और इन इलाकों को सैनिटाइज करने का, साथ ही साथ इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से शुरू हुई। हालांकि चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि जिस तरह से इस हमले को प्लान किया गया, जिस जगह पर लोग ज्यादा संख्या में मौजूद थे वहां इन्हें किया गया। ऐसे में लोगों को वहां से सुरक्षित बचाया जाए, बाहर निकाला जाए और बंधक बनाने से उन्हें रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 7 इनमें से सुसाइड अटैकर्स थे, फिदायीन हमला करने वाले थे। इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त वहां पर, आपातकाल घोषित किया गया है, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है एहतियातन।
तो ये तस्वीरें उस हमले के बाद जो मिल रही हैं वो हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके बाद जब सुबह हुई और उसके बाद अखबार जो लोगों के घर तक पहुंचे, उन अखबारों में किस तरह से इस हमले को रिपोर्ट किया गया, कैसे इसे ब्लैक फ्राइडे बताया गया, उसकी एक तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। पूरे अखबारों में ये ब्लैक हेडर दिखाई दिया, खासतौर पर पहला पेज जिसमें इस हमले को सबसे बड़ा हमला बताते हुए, कितना बड़ा हमला, कितना खतरनाक हमला ये बोला गया, लोगों पर दहशत फैलाने के मकसद से अखबारों की हेडिंग्स में फ्रंट पेज पर देखा जा सकता है कार्नेजेस ऑफ पेरिस। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टेडियम की, जहां पर फ्रांस और जर्मनी की टीम के बीच मैच था और यहां पर धमाके हुए। पहले धमाके के बाद देखिए किस तरह का माहौल हुआ। हालांकि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाए, ये नहीं समझ पाए कि आतंकी हमला है। ये पटाखों जैसी आवाज लगी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से दूसरा और तीसरा धमाका भी हुआ। कितने खतरनाक तरीके से इस पूरे हमले को प्लान किया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये लाइव मैच जिस दौरान चल रहा था, खुद वहां पर दर्शक दीर्घा में राष्ट्रपति होलांदे मौजूद थे और उसके बावजूद भी, क्योंकि ये नहीं पता चल पाया था कि एक आतंकी हमला है, इसलिए ये मैच पूरा हुआ, जबकि मैच के दौरान ही ये 3 धमाके हो चुके थे स्टेडियम के बाहर। इस हमले की कुछ और तस्वीरें और अलग अलग पहलू आगे भी आपको दिखाएंगे।